नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि 26 जून के एक हादसे का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और आपको बता दें कि टैंकर हादसे का वो वीडियो है, जिस तरीके से वो टोल प्लाजा में टकराता है, जिसके बाद कहीं ना कहीं वहां पर रिसाव होता है। उसके बाद एक बड़ा आग का गुबार देखने को मिलता है, जिसमें 4 से 5 लोगों की जान चली जाती है। वो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कितना खतरनाक वो नजारा था, जब एक जो गैस टैंकर था उसमें लीकेज होता है। उसके बाद पास में रखे जनरेटर की चिंगारी की वजह से उसमें आग लग जाती है और देखते ही देखते 4 जिंदगियां समाप्त हो जाती हैं। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये दिल दहला देने वाला हादसा है और कहीं ना कहीं इस हादसे के बाद कहीं 4 लोगों की जिंदगियां समाप्त हो जाती हैं। जो टैंकर का जो ड्राइवर होता है उसकी मौत हो जाती है, टोल प्लाजा के कर्मचारी होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये हादसा अपने आप में एक विभत्स हादसे में है और इसमें कई जिंदगियां समाप्त हो जाती हैं। इस हादसे की तस्वीर आने के बाद लोग इस तस्वीर को देखते हैं कि कितना भयानक वो मंजर होता है जब ये हादसा वहां पर ऑयल जो गैस टैंकर होता है उसकी वजह से होता है। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आज की बड़ी खबरें हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इंद्रवीर के पास। रायबरेली से इंद्रवीर बने हुए हैं। इंद्रवीर, रायबरेली से कौन सी खबर है? अखंड, हमारे पास एक तस्वीर है, वो तस्वीर पहले मैं दिखाना चाहूंगा और उसके बाद मैं आता हूँ खबर पे। एग्जैक्टली खबर है क्या? जी, देखिए, थाना हरचंदपुर क्षेत्र के अंतर्गत की पूरी घटना है, या यूं कहें थाना हरचंदपुर चौराहे की ये घटना है। और इस घटना पे सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है अखंड, जिस तरीके से देखिए आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, नो डाउट, लेकिन जिस तरीके ये एक्सीडेंट हुआ, इस एक्सीडेंट में जो सूत्र है या यूं कहें जो उसमें बैठे हुए छात्र छात्राएं थे, उन्होंने अपने परिजनों को जब अवगत कराया तो ये बात मीडिया तक पहुंची कि जब ये पूरा मामला मैं बता दूं आपको। सुबह रायबरेली बस स्टैंड से एक रोडवेज बस निकलती है लखनऊ के लिए। और आप भी जान रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इसकी परीक्षा चल रही यूपी टेट की, उसको लेकर के बड़े स्तर पर छात्र छात्राएं दूर दूर तक ट्रेवल कर रहे हैं इस वक्त। इसमें सुबह 5:30 बजे 6 बजे के करीब ये हादसा हुआ है और इसमें टेट परीक्षा देने वाले सभी छात्र इस बस में मौजूद थे और पूरी बस खचाखच भरी हुई थी। और सुबह का मामला था, ये लखनऊ की तरफ जा रही थी और हरचंदपुर पहुंचते ही ये लखनऊ पहुंचने के पहले थाना हरचंदपुर रायबरेली से प्रताप, अगर मैं बात करूं तो लखनऊ और रायबरेली प्रताप प्रयागराज मार्ग पर है। और वहीं पर यह हादसा होता है। चौराहे के पहुंचने के पहले ये अनियंत्रित होकर एक डिवाइडर पर चढ़ जाती है और अनियंत्रित हुई जब, तब तक ठीक था। उसके बाद एक दो जो ट्रक थी वो पीछे से आ रही थी, वो अनियंत्रित हुई और वो जाकर एक मारुति वैन में घुसी। 3-4 गाड़ियां इसमें क्षतिग्रस्त हुई है और रोडवेज बस भी बुरी तरीके क्षतिग्रस्त हुई, आपने देखा भी। लेकिन जो उसमें छात्र मौजूद थे उन्होंने बताया कि जब ये रायबरेली से स्टार्ट हुई बस, तो ड्राइवर खुद स्टीयरिंग को अपने हाथों से बड़ी तेजी से घुमा रहा था और वहां पर बड़ी फिल्मी अंदाज में स्टाइल मार रहा था कि आज तो सब लोगों को मरना है। ये बड़ा सवाल है परिवहन विभाग के ऊपर कि ऐसे चालक जो ऐसा बयान दे रहे हैं और गाड़ी चलाते हुए, आखिर वो किस धुन में थे? क्या सबको मारने का उन्होंने बीड़ा उठा रखा था? उनका ये बयान है और ये बयान हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो छात्र छात्रा उसमें बैठी थी, उनका ये ऐसा कहना है कि ये खुद ऐसा बयान दे रहे थे कि आज तो सबको मरना है। और कई तरीके की जो जैसे स्टंटबाजी होती है, उस तरीके की स्टीयरिंग घुमाना और तमाम तरीके की स्टंटबाजी अंदर अंदर बैठे बैठे ड्राइव करते समय ये दिखा रहे थे। और अंततः ये अनियंत्रित हो गए और जा करके सबको लेकर वहां पहुंचे और चीख पुकार मची पूरे चौराहे पर सुबह।
और खैर गनीमत यह रहा कि मौके पर रेस्क्यू के लिए थाना हरचंदपुर के जस्ट बगल की ये घटना है, तो पूरी पुलिस फोर्स और आजकल जब से पुलिस में नई भर्तियां पुलिस वालों को मिली है, हर थाने में अगर हम बात करें तो लगभग 100-150 सिपाही मौजूद रहते हैं जो नई भर्तियां है। ये पूरी मैं फोर्स के साथ थाना हरचंदपुर प्रभारी और जो पुलिस फोर्स और तमाम जो पास पड़ोस के लोग थे पहुंचे और सभी बच्चों का सकुशल निकाला गया, किसी तरीके कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके का ये बयान आया है, बयान आया क्या है, बयान उन्होंने दिया ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये ऐसा कह रहे थे गाड़ी चलाते समय कि आज ये सब लोग मरने के लिए तैयार हो जाएगी। इस तरीके का बयान ऐसे लापरवाह ड्राइवर को तो तुरंत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए और खासकर इनके ऊपर गाज भी गिरे, जांच होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ कि क्या आप कहीं किसी ऐसे गिरोह से तो नहीं थे जिसमें आपको मारने की आपको ये सुपारी मिली थी क्या? तो ऐसे लोगों के खिलाफ इस तरीके की लापरवाही और होनहार छात्रों को लेकर के जो जा रहे थे आप, तो ऐसी गैर जिम्मेदाराना और ऐसा हरकत करना, स्टंटबाजी करना और उसके बाद ये हाल होना, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे जो ड्राइवर है उनके खिलाफ। जी हाँ, बिल्कुल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरीके के लापरवाह बेपरवाह ड्राइवरों को अगर परिवहन विभाग ने रखा है लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे। अगर इस तरीके के बेपरवाह लापरवाह ड्राइवर लोगों को एक अपने गंतव्य तक ले जाने के लिए रखे जाएंगे तो वो गंतव्य से पहले कहीं और पहुंच जाएंगे। और यही सवाल है कि तमाम जो लोग थे, जो छात्राएं थी, उस बस में सवार थी, एक बड़ी महत्वपूर्ण परीक्षा थी और उसमें इस तरीके से एक ड्राइवर की लापरवाही, इस कदर लापरवाही अपने आप में सवालों के घेरे में उन तमाम अधिकारियों के लिए जिनके कंधों पर इन ऐसे ड्राइवरों को चयनित करने का जिम्मा होता है। अगर उन्होंने इनको चयनित कर रखा है तो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इस तरीके के बेपरवाह ड्राइवर जो हैं वो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इंद्रवीर, फिलहाल इस पूरे मामले पर जरूर नजर बनाए रखिएगा और एक बार अगर हो सकेगा तो जो जिम्मेदार होंगे उनसे जरा सवाल कीजिएगा कि आखिरकार जो छात्र छात्राएं उस बस में सवार थे, अगर इस तरीके के बेपरवाह यूं कहें लापरवाह ड्राइवर की किसी गलत गतिविधि की वजह से अगर ये किसी हादसे का शिकार हो जाते तो उसका जिम्मेदार कौन होता? ऐसे ड्राइवरों को रखा जाता है तो क्या उनके उसके बिहेवियर को नहीं देखा जाता है कि उसका बिहेवियर क्या है, क्या कि इसी तरीके से लोगों को छोड़ दिया जाता है? इन सवालों का जरूर जवाब दीजिएगा इंद्रवीर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी। बिल्कुल, शुक्रिया। कुलदीप के पास चलते हैं अमेठी। कुलदीप, अमेठी से कौन सी खबर है? जी अखंड जी, जिस प्रकार से टीटी की परीक्षा का आज द्वितीय दिवस है और मैं बिल्कुल परीक्षा सेंटर पर इस समय मौजूद हूं और इस समय अभी अभी जो है परीक्षा जो है प्रथम पाली की परीक्षा जो है छूटी हुई है, बच्चे बाहर निकल रहे हैं, उनसे भी मैं बात करने का प्रयास करूंगा। उसी के साथ साथ ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अमेठी जनपद में कुल 12 सेंटरों पर परीक्षा आयोजित हो रही है और 23,040 परीक्षार्थी इसमें जो है सम्मिलित हुए हैं, वहीं अमेठी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई पड़ रहा है। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है और इसी के साथ साथ जो है किसी प्रकार की जो है अव्यवस्था, नकल विहीन और पूरी तरह जो है शुचितापूर्ण परीक्षा को कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ भी इस परीक्षा पर निगरानी बनाए हुए हैं। मैं यहाँ के परीक्षार्थियों से भी जानना चाहता हूँ कि अभी अभी बात करूंगा, कोई बोलेगा किस प्रकार से परीक्षा हुई है? कोई बोलेगा? बोल दीजिए मैम, बोल दीजिए। कोई बोलेगा किस प्रकार से परीक्षा हुई है? कोई दिक्कत तो नहीं हुई है? कोई परीक्षा में दिक्कत बोल दीजिए। कि क्या नाम है आपका? आप कहाँ से आए हैं? परीक्षा किस प्रकार से हुई है और मुख्य विषय कौन कौन से थे आज के? जी मैथ बायोलॉजी अलग से था और सामाजिक विषय हिंदी, संस्कृत और सीखी। परीक्षा सेंटर पर किसी प्रकार की जो है कोई दिक्कत या परेशानी नहीं? ठीक है। जैसे क्या नाम आप बताएं? धर्मेंद्र। कहाँ से आए हैं? प्रतापगढ़। हाँ, जैसे भाई साहब धर्मेंद्र जी ने प्रतापगढ़ से आए हुए हैं, इन्होंने जो है टीटी की परीक्षा जो है
आज दूसरे दिवस की प्रथम पाली में परीक्षा दिया है। इसी के साथ मैं दूसरे जो है बंदे से भी जो है जानना चाहता हूं कि किस प्रकार से ये परीक्षा जो है हुई है। अखंड जी, एक चीज और बता देना चाहता हूं। क्यों मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बोल दीजिए। आरती है। किस प्रकार से परीक्षा हुई है आज? अच्छा हुआ है। कौन कौन से विषय थे? पर्यावरण, हिंदी, संस्कृत, बालिका, चतुर्थांश। किसी प्रकार की दिक्कत, नहीं। कोई परेशानी? चलिए, हाँ, बहुत ही सरल पेपर था। इसमें परीक्षा उम्मीद है, ऐसा सरल पेपर अभी तक हमने नहीं देखा। क्या आपकी इस मीटिंग परीक्षा हुई है, समाप्त हो गई कि अभी और परीक्षा? अभी अच्छा, तो आप जो है किसी विभाग से हैं कि जो है? हाँ, हम लोग प्राथमिक के शिक्षक हैं। प्राथमिक शिक्षक हैं। क्या जो है प्राथमिकताएं हैं कि इस समय जो है आपको टीटी की परीक्षा देना पड़ रहा है, किस लिए जो है देना पड़ रहा है, बताएं। तो नहीं चाहती, वो पता नहीं क्या सोच रहा है कि जो बताइए, मैं 35 साल का शिक्षक हूँ और अब हमको परीक्षा देनी है। तो बोर्ड में जो जज साहब बैठे हैं तो उनसे भी एक बार एग्जाम दे दिया जाए। अगर वो पास कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो हटाया जाए। इतने उम्र में परीक्षा दे रहे हैं, कोई परेशानी? हमारी उम्र 55 साल है और मैं 35 वर्ष का अध्यापक हूं। लेकिन ये कोर्ट में माननीय जज महोदय ऐसी सजा हम लोग को दी है जिसका श्राप पूरे देश से उनको जाएगा और निश्चित रूप से अगर कहीं ईश्वर है तो उनको इसकी सजा मिलेगी। जी, अखंड जी, जैसे बता रहे हैं कि जिस प्रकार से हम लोग जो है प्राथमिक के शिक्षक हैं और उम्र भी ज्यादा हो गई है, ऐसी स्थिति में जो है हम टीटी की परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसी के तहत जो है इस समय जो है काफी संख्या में जो है शिक्षक भी टीटी की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और नवयुवक बच्चे और बच्चियां भी जो है सम्मिलित हुए हैं। हाँ, चलिए बताइए। देखिए, पैदा कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आज मेरा बेटा भी एग्जाम देने गया हुआ है और मैं भी आया हूँ। ये ऐसा पहली बार इस देश में हो रहा है कि बाप बेटे एग्जाम दे रहे हैं। और मात्र ये सुप्रीम कोर्ट की सफलता असफलता, उनकी मानसिक सोच को ही क्या कहा जाए। बिल्कुल, जिस तरीके से कुलदीप, कुछ लोगों में रोष भी है, लेकिन कहीं ना कहीं सबकी गुणवत्ता, क्वालिटी को भी लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की थी, जिसके बाद इस तरीके का फैसला सुनाया है। फिलहाल लोग आक्रोशित हैं, लोग दुखी हैं, तो अपना एक अलग विषय हो चुका है। लेकिन इतना जरूर है कि तमाम जगहों से इस तरीके की तस्वीरें आई हैं और करीब 1,86,000 के करीब जो शिक्षक हैं जो कार्य कर रहे हैं वो भी शिक्षा इस टेट परीक्षा को दे रहे हैं। और साथ ही साथ जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने भी इस एग्जाम को दिया और ये इनका कहना है कि वो भी एग्जाम दे रहे हैं और इनके पुत्र भी एग्जाम दे रहे हैं। तो एक साथ एक परीक्षा में पिता पुत्र एग्जाम देते हुए नजर आ रहे हैं और शायद ये पहली ऐसी स्टोरी होगी या यूं कहें पहली ऐसी परीक्षा होगी जिसमें पिता और पुत्र एक साथ एग्जाम देते हुए नजर आएंगे। खबर को जरूर नजर बना रखिएगा, जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों। अखंड जी, एक खबर मेरे पास और है। अखंड जी, एक खबर मेरे पास और है, मैं बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अमेठी पुलिस सर्वेंटी द्वारा जो है प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, 30 से अधिक दरोगा और 88 आरक्षी पुलिसों को जो है एक थाने से दूसरे थाने भेजा गया है। वहीं पर कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए जो है अमेठी पुलिस अधीक्षक सर्वेंटी द्वारा बड़ा ही जो है प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। जिस प्रकार से 30 दरोगाओं को इधर से उधर किया गया है और 88 आरक्षियों को इधर से उधर किया गया है, कहीं ना कहीं जो है अमेठी की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। बिल्कुल कुलदीप, लगातार इस तरीके की पुलिसिंग और प्रोसेस चलता रहता है कि किसी तरीके प्रभाव है उसमें बदलाव के लिए। फिलहाल इसको पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा कुलदीप, और जो भी होगा आप इस स्टोरी भाई साहब। अखंड जी एक के संबंध में और एक भाई साहब बोलना चाहते हैं, उनसे भी जो है जानकारी करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका भैया? कुमार मिश्रा। आप परीक्षा देने आए थे? कैसे हुई परीक्षा? कोई अव्यवस्था कोई नहीं थी। परीक्षा का लेवल ठीक था, बस ये है कि जो सिलेबस है हम क्वेश्चन को दे दीजिए समझ आधारित क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन का जो लेवल था वो भी ठीक था। परीक्षा ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी। कोई विभाग से है कि जो है केवल किसी विभाग नहीं, केवल कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं जी। जैसा बताया कि अब यही हो जाए, जैसे अब लेखपाल लोकपाल की परीक्षा हुई उसमें कुछ भंग हुई, परीक्षा निष्पक्ष नहीं हो पाई, 2 घंटे बाद शिक्षार्थी बाहर निकल रहे हैं। अब आगे बाद में एग्जाम देने के बाद पता है कि का परीक्षा सही हुआ है ठीक, बाकी अब आगे जो भी दिखे
अभी तक तो ठीक था। जैसा आपने बताया कि जो है परीक्षा जो है बिल्कुल ठीक थी और परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं हुआ। परीक्षा बिल्कुल जो है ठीक से हुई है और उत्तर प्रदेश सरकार भी जो है इस परीक्षा को सकुशल संपन्न, निष्पक्ष और जो है बिल्कुल जो है नकल विहीन कराने के लिए जो है प्रतिबद्ध है। इसी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश भी टीटी की परीक्षा पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुलदीप इस तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र के पास जी, जितेंद्र कौन सा सवाल धन्यवाद। अखंड देखिए एक चीज बता आपको, विपक्ष जो है कहीं ना कहीं लगातार जो वर्तमान में जिस तरीके से बीजेपी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं हर छोटी छोटी बातों पे यूं कहें कि उनके हर एक पैनी नजरों पर उनकी एक नजर होती है। फिलहाल बता दें कि मामला बस्ती का है। फिलहाल बस्ती के जो वर्तमान सदर के विधायक है महेंद्र नाथ यादव, जो समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने एक चीज साफ कहा है कि जिस तरीके से पहले जो खतौनियां निकलती थी और जो पहले से, क्योंकि जब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब जो है लगातार सरकारें आती रही और लगातार किसानों की खतौनियां भी निकलती थी, देखिए इस बार कहीं ना कहीं नया देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी तक किसी की नजर गई कि नहीं गई ये नहीं हो रहा है, लेकिन बस्ती के जो विधायक है उनकी नजर बिल्कुल पहुंची है, क्योंकि अब खतौनी के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर उस पर लगी हुई नजर आ रही है। क्योंकि जहां पहले किसानों की जो है एक अनाज की फोटोज आती थी या भारत जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसका लोगो होता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक नया देखते हुए मिल रहा है। फिलहाल जो समाजवादी पार्टी के विधायक, उन्होंने कहा कि जो चंदा चोरी नहीं रोक पाए, जो चंदा चोरी करने वालों को नहीं पकड़ पाए, अब वो जो है किसानों की खेत और किसानों की खेत वही पे भी अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो फोटोज आ रही है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो किसानों का हक है, किसानों की जमीन है, किसानों की जमीन पे भी कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी नजर उसके ऊपर डालती हुई नजर आ रही है। फिलहाल उन्होंने कहा इस मामले में हम जो है विधानसभा में इस बात को उठाएंगे कि कोशिश की जाएगी कि उसके ऊपर जिनकी खतौनी है उस किसान की फोटो उस पर लगे, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत आजाद होने के बाद में किसी के जो है खतौनी के ऊपर किसी प्रधानमंत्री का और या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो आना कहीं ना कहीं विपक्ष में साफ तौर से निशाना साधा हुआ। और अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होगा, क्या विधानसभा में या संसदीय में ये मामले को उठाया जाता है। ये देखिए कि बस्ती में वर्तमान समय में जो बात की जाए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक है, समाजवादी पार्टी के सांसद है, 3 सीटें ऑलरेडी यहाँ पे है, सॉरी 4 सीटें हैं, जिसमें से एक बीजेपी के पास में और एक ओम प्रकाश राजभर की थी। बाकी जो सीटें हैं वो समाजवादी पक्ष में, और जो यहाँ के सांसद है वो भी समाजवादी पार्टी के। तो फिलहाल अब मुद्दा उन्होंने बनाया हुआ है कि संसद में और विधानसभा में इस बारे में मुद्दा उठाया जाएगा कि किसानों की फोटो उस पर लगाई जाए। अखंड बिल्कुल सही बात है जितेंद्र। कई बार हमने देखा है कि फोटो को लेकर के कई बार राजनीति होती है। इस बार जो बस्ती से विधायक हैं उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी पर हमला बोला है कि जो फोटोग्राफ है पीएम मोदी की या सीएम योगी की नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है जितेंद्र कि आखिरकार इस फोटोग्राफ पर राजनीति हो रही है। राजनीति तो उस पर भी हो रही है कि एक बर्थडे में एक कार्यकर्ता ने कृष्ण भगवान बना दिया अखिलेश यादव जी को, या फिर कोई किसी को कुछ तरीके से प्रदर्शित करा। बहुत सारी सी चीजें राजनीति में ये सारी चीजें देखने को मिलती है। फिलहाल ये जिस तरीके से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है या फिर जो काम है वो कार्य कहीं ना कहीं विभागों का होता है और वो तय करते हैं कि किसकी फोटोग्राफ लगेगी या नहीं लगेगी। कई बार तो पहले डिजिटल प्रमाण मिलता ही नहीं था, लोगों को बहुत सारी चीजें परेशान भी होनी पड़ती थी, लोगों को जाना पड़ता था, लाइन में लगाना पड़ता था, ऐसा कहना है। फिलहाल इन सारी चीजों पर राजनीति जो होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि फोटो से दिक्कत है कि खतौनी ऑनलाइन मिल रही इससे दिक्कत है, आखिरकार विधायक जी को परेशानी क्या है? देखिए क्या ना, जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं खतौनी के ऊपर जो फोटो है उससे दिक्कत है, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी जैसा था कि आपको तमाम सुविधाएं। क्या विधायक जी को ही परेशानी कि कुछ वहां पे जो किसान है उनको भी परेशानी की फोटो लग गई है? जमीन तो नहीं ट्रांसफर हो गई, फोटो लगी है। ये तो सरकार का एक है, कई जगहों पर कई कार्यक्रम होते हैं, उस जगहों पर लगी रहती है। कई बार इस पर लेकर के चाहे हमने देखा है कि बहुत सारी चीजें इसमें फोटो क्यों लगी है, राजनीति होती रहती है। पर ये एक चीज ये भी जानना चाहेंगे कि विधायक तो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या लोगों को भी इस पे आपत्ति हो रही है? उन लोग इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं क्या? नहीं, देखिए अभी तक जो किसान है उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। यूं इन द सेंस का कि किसी किसान ने अभी तक कोई आपत्ति नहीं बताई इस बारे में। लेकिन जो विधायक है जिस तरीके समाजवादी पार्टी के, उन्होंने आपत्ति बिल्कुल जताई है, क्योंकि जो किसान दही होती है, किसान जो किसान की खतौनी होती है, कहने उस खतौनी पे
उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो होना, क्योंकि अक्सर देखा गया था कि पहले एक लोगो उत्तर प्रदेश में चला था, शायद आज भी है, अनाज उठाता हुआ किसान। तो उनका मानना है कि इस तरीके की फोटोज आनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल की बात की जाए तो उसमें फोटो नहीं आनी चाहिए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों लोगों की उस पर तस्वीरें, उनको आपत्ति पूरे तरीके से कि इस पर जो फोटोज लगी है वो फोटो उस पर नहीं लगी होनी चाहिए। किसानों का अभी तक कोई ऐसा किसी तरह से कोई आपत्ति नहीं बताई गई है, लेकिन विधायक जी को आपत्ति बिल्कुल इस बात से जरूर है। अखंड कई बार जितेंद्र इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। ये वही विधायक हैं, वही नेता हैं, वही सांसद हैं जो अपने शिलापट्ट पर नाम ना लिखे होने की वजह से नाराज हो जाते हैं। अरे रोड बन गई, शिलापट्ट पर नाम हो या ना हो उससे क्या मतलब है, जनता को तो चलने के लिए मिल गई ना। लेकिन हमने कई बार इस बार की तस्वीरें देखी, आपस में कहासुनी देखी है। विधायक कभी अधिकारी से नाराज हो जाएगा, सांसद विधायक आपस में टकरा जाएंगे कि मेरा नाम क्यों नहीं दर्ज है। आखिरकार इस तरीके की चीजें इनकी तरफ से भी कई बार देखने को मिलती है। फिलहाल ये राजनीति है, राजनीति होती रहती है और कई मामलों पर ये राजनीति देखने को मिलती भी है। फिलहाल ये अपना सबका सोचने का तरीका हो सकता है और सरकार ने इस पर जिस तरीके के नियम बनाए हैं, किस तरीके से बनाए, वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इस मामले पर भी कहीं ना कहीं अब राजनीति तेज होती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से जितेंद्र ने बताया है कि बस्ती में इसको लेकर के बस्ती के जो विधायक हैं महेंद्र नाथ यादव, उन्होंने इसको लेकर के आपत्ति दर्ज कराई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर एक काम और भी करिएगा जितेंद्र, और लोगों से जरा बातचीत करिएगा, उनसे पूछिएगा कि क्या जो महेंद्र नाथ यादव हैं उनकी आपत्ति क्या लोगों से मेल खाती है, क्या लोग भी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, उनको भी कोई फोटो से दिक्कत है, किसी तरीके की परेशानी है। क्योंकि सरकार का काम है, सरकार जन जन तक योजनाएं पहुंचाती है, कई बार उसको लेकर के फोटोग्राफ्स लगाती है या उत्तर प्रदेश सरकार की बात करती है। तो क्या उनको भी इस पर आपत्ति है, विरोध जता रहे हैं, इसको लेकर के भी स्टोरी आप फाइल कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। अवनीश के पास चलते कानपुर। अवनीश, कौन सी खबर है कानपुर से आज की? देखिए कल जिस तरीके से आज मानसून की पहली बारिश हुई है, जिसके बाद में कानपुर के जो हालात है वो काफी दयनीय स्थिति में बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कई तस्वीरें ऐसी है जहाँ पर पूरा पानी जो है वो जो एरिया है जलमग्न है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर घरों में पानी घुस गया है। हैलेट अस्पताल जहाँ पर लोगों का इलाज होता है, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है, वहां पर भी जो है पानी लगातार भरा हुआ। सबसे बड़ी बात है कि पांडु नगर एरिया पड़ता है यहाँ पर, काका जो थाना क्षेत्र का, जहाँ पर हारमोनी विला है, उस हारमोनी विला का एक हिस्सा धस गया है, जिसके बाद वहाँ के जो लोग हैं उनमें अफरा तफरी मच गई। और वहाँ के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर आरोप है कि जो मेट्रो का कार्य चल रहा है, क्योंकि बहुत सारा एरिया है यहाँ पर कानपुर में जो अंडरग्राउंड मेट्रो जहाँ पर बन रही है, तो कहीं कहीं पर जो है इस तरीके की समस्याएं लगातार देखने को मिलती है कि कहीं पे पाइपलाइन फट जाती है, किसी की जो है केबल कट जाती है। तो आज जो हिस्सा है वो धसने से जो वहां पर विला में जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी वो लगभग कई सारी गाड़ियां जो है नीचे धस गई थी, जिसको जब मौके पर पुलिस पहुंची है उसने ट्रेन के माध्यम से सभी गाड़ियों को निकाला है। फिलहाल पुलिस ने मेट्रो विभाग से भी बात की है और उनसे एक उनको एक नोटिस भी दी गई है और उसके साथ साथ जवाब भी मांगा गया है कि इस तरीके की जो कार्य आप कर रहे हैं उनमें किसी भी तरीके की जो आम नागरिक उनको किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो। तो फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज पहली बारिश हुई है उसने पूरे कानपुर को जलमग्न कर दिया है। अवनीश, सवाल यही है कि अगर पहली बारिश झेल ही नहीं पा रहा है कानपुर, तो आखिरकार अभी तो शुरुआत हुई है, अभी वैसे भी बरसात कम हुई है, मौसम की मार या झेलने मानसून अभी भी बड़ा लेट है। तो ऐसे में तो कानपुर वासियों के लिए बड़ी समस्या आने वाले समय में होगी कि वहां पर तो पहली बारिश के बाद इस तरीके की तस्वीरें आएंगी, लोगों को इतना दुख झेलना पड़ेगा। तो अभी तो पूरा समय ही बाकी है, बरसात का समय ही अभी शुरू हुआ है, तो ऐसे में तो लोगों की समस्याएं और भी बनी रहेंगी। कार्रवाई जरूर की जाएगी, पर क्या इंतजाम पहले से नहीं किए जाते? क्या मानसून पहले से नहीं पता है क्या कि मानसून कब आएगा? अधिकारी या जो जिम्मेदार विभाग है वो क्या आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं? बिल्कुल अखंड, नगर निगम की जिम्मेदारी है। नगर निगम लगातार जो है इस पर कार्य करने का जो है दावे करता है कि लगातार जो है सफाई अभियान किया जा रहा है, लेकिन इन दावों की पोल उस वक्त खुलती है जब पहली बारिश होती है और पौष इलाके जो पौष इलाके कानपुर के गए जाते हैं उन जगहों पर भी जो है घरों में पानी घुस जाता है। तो ये जो तस्वीरें हैं कानपुर की दिखाती हैं कि किस तरीके से नगर निगम जो है संजीदा तरीके से जो है कार्य कर रहा है, कितना जो है गंभीर उस मामले को लेकर के। जो नालियां हैं अगर वो साफ कर दी गई होती, जो नाले हैं उनको अगर प्रॉपर तरीके से सफाई उनकी कर दी गई होती, तो ड्रेनेज की जो व्यवस्था है वो प्रॉपर रूप से हो सकती थी। लेकिन जिस तरीके से पानी कानपुर में भरा है तो वो तस्वीर दिखाता है कि जो दावे जो वादे जो नगर निगम के द्वारा किए गए वो कितने सही है।
अब वही तो दिक्कत है कि इस देश में दावों और वादों का ही दौर चलता रहता है। दावे और हकीकत वो तो दूर होती है, दावे बहुत सारे किए जाते हैं पर हकीकत में कुछ होता नहीं है, जमीन पर कुछ होता ही नहीं, ग्राउंड तो होता ही नहीं ग्राउंड पर। और समस्या से रूबरू कौन होते हैं, उससे दो चार कौन होते हैं, वो लोग वो राहगीर जो वहां से गुजरते हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन विभागों का क्या, उन अधिकारियों का क्या, जिनके दावे केवल और केवल कागज तक सीमित है, ग्राउंड पर दिखाई नहीं देते। फिर भी अवनीश एक बार बात कीजिएगा, सवाल कीजिएगा कि आखिरकार उन दावों का क्या है, हकीकत में वो कब बदलेंगे, कब वो ग्राउंड पर दिखाई देंगे और कब जनता को इससे निजात मिलेगा। परेशानियां तो अभी शुरू हुई हैं, बरसात की पहली मार है और इसमें ही अगर आप पहली मार में इतना ज्यादा गिर जाएंगे, इतना परेशान हो जाएंगे, जनता इतनी ज्यादा परेशान दिखेगी, तो आखिरकार आप कैसे आगे आने वाले मॉनसून की उस बारिश को संभाल पाएंगे जिसमें और भी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल इसको पूरे मामले को लेकर के जो जिम्मेदार अधिकारी होंगे अवनीश, उससे जरूर बात कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अवनीश ने कानपुर में बताया कि हालात किस तरीके से खराब है पहली ही बरसात के बाद, और हम अमूमन देखते हैं ऐसा नहीं कि कहीं केवल कानपुर के ही हालात है, कई जगहों से इस तरीके की तस्वीरें आई जहां पर पानी लग जाता है, लेकिन जो जिम्मेदार है, जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारियां होती हैं, वो अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभाते हैं, ये तस्वीरें बयां करती हैं, ये बातें बयां करती हैं कि जमीन पर वो दावे कितना ज्यादा काम कर रहे हैं, कागजों तक ही कहीं सीमित तो नहीं रह गए। आपको एक और खबर बता देते हैं राजधानी लखनऊ से। यहाँ पर आज से आम महोत्सव का आगाज हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है, और उसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभारंभ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 3 दिनों तक ये आम महोत्सव चलेगा, आज, कल और परसों। 5 तारीख को समापन होगा और कहीं ना कहीं इसमें 800 से ज्यादा जो आम की किस्में हैं, जो वैरायटीज हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शनी के लिए लगाई गई है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें मोदी आम भी है, योगी आम भी है और तमाम अलग अलग तरीके की वैरायटीज भी हैं। तो साफ तौर पर ये प्रदर्शनी आम लोगों के लिए भी है और यहाँ पर उत्पादक भी होंगे, वहां पर बागवान भी होंगे, देश विदेश से लोग यहाँ पर आएंगे। कल जन भवन में कहीं ना कहीं एक तरीके से दोनों को एक छत के नीचे दोनों आपस में बातचीत कर सकते हैं, डायरेक्ट खरीद फरोख्त के लिए, और कहीं ना कहीं किसानों को भी अच्छी उपज के लिए एक बेहतर सुझाव भी मिल सकता है। कई सारी चीजें बताई जा सकती हैं किसानों के लिए भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश, अगर आम की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पैदावार आम की उत्तर प्रदेश में होती है। और अगर पैसे की बात की जाए, अमाउंट की बात की जाए, तो करीब करीब 13 करोड़ रुपए की जो अमाउंट है जो आम के लिए, जो उससे आता है। तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट के लिए भी उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी जगह है। तो निर्यातक यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारे हैं और आम की जो इतनी बड़ी वैरायटीज है उसको लेकर के 9वां आम महोत्सव जो है वो आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चल रहा है और आज, कल और परसों तक ये चलेगा। हमारे साथ एसपी सिंह बने हुए सुल्तानपुर से। एसपी सिंह, कौन सी खबर है सुल्तानपुर से आज की? सुल्तानपुर जनपद में कल आपको हम बता रहे थे कि शत्रु की जमीन जो घोषित नीलामी हुई थी, उस पर लगभग 2 महीने पहले ये पेपर में गजट हुआ था कि ये जमीन को जो है, शत्रु की जमीन जो पाकिस्तान चले गए थे, उन जमीन को वहां पे या तो उसको नीलाम किया जाएगा या तो पर्यावरण पार्क। अब पिछले पंचवर्षीय योजना में जो मेनका गांधी सांसद, पूर्व सांसद थी, उनके कार्यकाल में ये हुआ था कि उसका बजट पास हुआ था। वो बजट का अता पता नहीं चला, बजट कहाँ चला गया। बजट भी पास हुआ था, पिलर भी गड़ गए थे कि वहाँ सुल्तानपुर में शास्त्री नगर मोहल्ला काफी पुराना है। सबसे पहले शास्त्री नगर मोहल्ला, उसके बाद विवेक नगर मोहल्ला, ये दोनों मोहल्ले जो है बड़े मोहल्ले हैं, दोनों पहले ही बसे हुए थे। उसी के बीच में लगभग 1.5 बीघे पक्का जमीन जो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं, दर्शकों को बताना चाह रहे हैं, वो जमीन सरकार के द्वारा शत्रु की जमीन भी घोषित की गई। उसमें ये हुआ कि इस पर पर्यावरण पार्क बनेगा, जिससे बच्चों के लिए और जो बुजुर्ग टहलने घूमने के लिए सबके लिए आनंद रहेगा। लेकिन आलम यह है कि उसका बजट भी पास हुआ। आज 5 साल का कार्यकाल सांसदों का फिर पूरा होने वाला है, चुनाव भी 27 में होने वाले हैं, लेकिन वो बजट कहाँ गया? शत्रु की जमीन जो घोषित हुई थी, पर्यावरण पार्क बनना था, पिलर भी गड़े। लेकिन आज सवाल के घेरे में शासन है कि इस पर क्या कार्रवाई हो रही है। और उसमें एक विवाद अखंड, आपको ये बता दें, उस जमीन पे हिंदू और मुस्लिम समुदाय बीच बीच में आते हैं, नींव भरते हैं, विवाद होता है, मोहल्ले वासी शिकायत करते हैं, फोर्स आती है, सबको समझा बुझा के किसी तरह मानती है। कभी उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग आके कब्जा करते हैं, कभी हिंदू, वो कहते हैं कि हिंदू समुदाय की जमीन है जो हमारे परिवार के हैं, चले गए हैं। अब कुछ लोग कहते हैं मुस्लिम समुदाय के कोई जमीन हमारी है। ये सवालों के घेरे में है और शासन इसको स्पष्ट रूप में कई माने जाने पेपरों में भी ये गजट हुआ था, कई टीवी चैनल भी चलाए।
तो कार्रवाई क्या कर रहे हैं? कुछ अधिकारी जिम्मेदार होंगे, चलिए बजट का पता नहीं, हो सकता बजट लैप्स कर गया हो, पिलर गड़वा दिए हो, वो भी समझ में आता है। तो कोई रूपरेखा तो होगी कि इस तरीके से विवाद के एक जड़ छोड़ दिए वहां पर कि विवाद होता रहे वहां पर। कभी कभी अखंड ऐसा होता है कि मुस्लिम समुदाय आते हैं, रास्ता भी ब्लॉक करते हैं। और वहां आलम ये हो गया है कि वहीं सरस्वती इंटर कॉलेज है, कई इंटर कॉलेज हैं, कई बारात घर हैं। तो आलम ये है कि रोड बना हुआ है बहुत पहले का, 2500 साल। तो जैसे थोड़ी बरसात हो जाती है तो पानी का भराव लगभग 3 से 4 फीट रोड पे पानी आ जाता है, और पूरे मोहल्ले का कचरा। अब कौन डालता है, कैसे डालता है, कब डालता है, ये तो मोहल्ले वाले ही डालते हैं कचरा। उसमें नगर पालिका, और वहीं पर लगभग 250 से 300 जानवर, जो छोटा जानवर मवेशी है, वहीं घूमते टहलते रहते हैं। इसमें छोटे छोटे बच्चों, बूढ़ों को लगभग 50 की संख्या में लोगों को घायल कर चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका, हर जगह को सूचित किया गया। कभी स्वास्थ्य विभाग आता है, अपना जिनका चोटिल होती है, सूचना होती है, 108 नंबर उनको लेके जाती है। वही नगर पालिका को जब सूचित किया जाता है, हमारे माध्यम से 2 बार भी सूचना दी गई थी, तो एक आध जानवर पकड़ा करके और उसमें प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिए थे। शास्त्री नगर मोहल्ले के लगभग जानवर पकड़ लिए गए। लेकिन आलम यह है कि उसी रास्ते से छोटे छोटे बच्चे गुजरते हैं, बुजुर्ग गुजरते हैं, महिलाएं गुजरती हैं, तो वो जानवर आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, और लड़ने भिड़ने के बाद वो मवेशी जो है लोगों को घायल करते हैं। लेकिन उसमें शासन प्रशासन एकदम मौन बना हुआ है, नगर पालिका मौन बनी हुई है। ये नगर पालिका मौन बनी है, सुल्तानपुर जनपद के लिए अगर मौन बना है तो क्या किसी घटना के लिए इंतजार कर रहे हैं? अगर इस तरीके की स्थितियां वहां पर पैदा होती हैं, और अगर शत्रु संपत्ति है, जो भी है, उसको लेकर के जो भी चीजें वहां पर निर्णय लिया गया है, तो उसको धरातल पर भी लाएं, ग्राउंड पर भी लाएं। अगर ग्राउंड पर नहीं लाएंगे तो ये विवाद की जड़ जो है वो कहीं ना कहीं एक दिन बड़े विवाद की तरफ अग्रसर कर सकती है और बड़ी घटना भी घटित हो सकती है। इसको लेकर के एसपी सिंह वहां पे जो तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे जरूर सवाल जवाब कीजिएगा और पूछिएगा कि आखिरकार क्यों छोड़ा गया है। अखंड आपको बताते चले, ऐसा होता है, मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। ये हालत हो जाती है कि नहीं, एसपी इसी को लेकर के पुलिस आती है, दोनों लोगों को ले जाती है, फिर नहीं, बिल्कुल इसको लेकर के एसपी सिंह आप जरूर जो जिम्मेदार अधिकारी हो या फिर हो सके तो जिलाधिकारी से जरूर बात कीजिएगा और पूछिएगा कि आखिरकार अगर ये प्रोजेक्ट था तो अब तक अधूरा क्यों है, और अगर कुछ यहाँ पर विवाद है तो क्यों नहीं उसका कोई समाधान निकाला जा रहा है। कोई भी जो भी प्रोजेक्ट बनना है, कुछ भी पता है, जिससे कहीं ना कहीं जो दो समुदाय है वो आमने सामने ना हो। इसको लेकर के जरूर सवाल जवाब कीजिएगा एसपी सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अयोध्या राम मंदिर, जी एडीएम साहब से इस पे सवाल किया गया था, तो एडीएम साहब का ये कहता था कि इसकी नीलामी की सूचना हमने पेपर में गजट करवाया है। लगभग नीलामी की सूचना लगभग 2-3 महीने पहले गजट हुई थी, लेकिन उस पे भी कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। एडीएम साहब का ये कहना है कि हम उसको नीलाम करेंगे, या प्रशासन को लेटर भेजा गया है, लेकिन लेटर कब आता है, कैसे आता है, ये तो उनके विवेक के ऊपर है। ये मुख्यतः उनको ध्यान देना चाहिए एडीएम साहब को। एडीएम कुछ अब एडीएम से बात हो गई तो एसपी सिंह एक काम करेगा, आप जिलाधिकारी से बात कीजिएगा और पूछिएगा कि इतने महीने बीत चुके हैं पर अभी भी निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पाया है, ग्राउंड पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं स्थितियां खराब हो रही हैं। कभी कदार वहां पर दो समुदाय आमने सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से स्थितियां खराब हो सकती हैं। इस पर आप क्या एक्शन लेंगे, इसको लेकर के जरूर सवाल जवाब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अयोध्या से खबर यह आ रही है कि पुलिस ने 8 में से 1 आरोपी अविनाश शुक्ला को 24 घंटे के रिमांड पर लिया, और जो अयोध्या पुलिस है वो सुबह 9 बजे जेल पहुंची और वहां से उस आरोपी को मेडिकल के लिए ले जाया गया। और जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि उसे प्रतापगढ़ उसके घर ले जाया जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी। ये वही व्यक्ति है जिसके पास से जो बक्सा मिला था जिसमें रामराज पुष्प लिखा हुआ था, और इसके पास से करीब 20 लाख रुपए भी बरामद हुए थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी ये जो घटना थी और जिस तरीके से बरामदगी हुई है उसको लेकर के अब कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो पूछताछ करती हुई नजर आ रही है, और इसको प्रतापगढ़ लेकर के जाएगी और गहन पूछताछ भी करेगी जो रिमांड में आरोपी है अविनाश शुक्ला। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के अब आरोपियों से लगातार पूछताछ का सिलसिला है वो जारी है। लेकिन दूसरी तरफ आरोपियों के जो घर हैं उसमें से 2 आरोपी हैं जिन्होंने मकान बनाया था, उनको भी नोटिस देने की बात सामने आ रही है और उनके घर पर बुलडोजर चलने की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार एक के बाद एक कार्रवाई चलती जा रही है। कल अयोध्या में जो वकील थे उन्होंने चंपत राय, अनिल मिश्र और गोपाल राव को लेकर के
कहीं ना कहीं शिकायत भी दर्ज करे और विरोध प्रदर्शन भी किया। तो साफ तौर पर जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला है वो डे बाय डे कहीं ना कहीं सुर्खियों में बना हुआ है। एसआईटी की टीम लगातार जांच कर रही है और असली गुनहगारों तक पहुंचने की कवायद में जुटी हुई है। फिलहाल 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।